एक काम करते हैं, इस समय बात करते हैं अब थोड़ा लॉन्ग टर्म की। 13 दिन से मार्केट में तेज़ी चल रही है, जो एक रिकॉर्ड है। इस बुल मार्केट में इन्वेस्टर्स क्या करना है, क्या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करें, फ्रेश पैसा डालें तो कहाँ डालें, किन सेक्टर्स पर अभी बात करें, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इकिगाई एसेट मैनेजर के फाउंडर एंड सीईओ पंकज टिब्रेवाल मौजूद हैं। पंकज जी को आप लगातार पिछले कई सालों से कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से आप चैनल पर पार्टिसिपेट करते हुए देख रहे थे। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। ये क्या वो जापानीज जो वर्ड है, क्या उससे लिया आपने, ये द सीक्रेट टू जॉयफुल लाइफ, ये मीनिंग है इसका? यस अनुज भाई, ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग है पर्पस ऑफ लाइफ। इनके इस कंसेप्ट के ऊपर काफी सारी बुक्स भी लिखी गई हैं। एंड जापान में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है ओकिनावा। और वहां पर सबसे ज्यादा वर्ल्ड के सेंटेनियंस जो 100 साल की उम्र से ज्यादा जीने वाले हैं वो रहते हैं। और रिसर्चर ने देखा कि उन्होंने कभी भी जिंदगी में अपने आप को रिटायर्ड नहीं किया। और वो हमेशा रिटायरमेंट के बाद भी अपने आप में एक पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढते रहे और अपने आप को बिजी रखा। और हेल्दी लिविंग और हेल्दी ईटिंग के कारण वो का 70% पॉपुलेशन 100 साल के ऊपर जी रही है। तो यही एक अपना पर्पस है कि कंपाउंडिंग करते चलो इन्वेस्टर्स का वेल्थ ओवर लॉन्गर पीरियड्स, जो मैंने 22 साल तक किया है। और आगे नेक्स्ट 20 25 30 साल जो भी हो। ओके, चलिए। ओकिनावा, एक बार जापान जाना जरूर है। वैसे मैं गया नहीं हूँ आज तक कभी, लेकिन आई थिंक जितना सुनता हूँ ना उतना मन करता है कि अगली बार, अब अगली हॉलीडे जापान में की जाए। तो चलिए वो करेंगे। खैर एनीवे, पंकज जी, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। आई थिंक मैं थैंक आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ इस, जब से आपने इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की शुरुआत की, ऑन एयर एटलीस्ट। ऑफ एयर तो खैर आपसे बात होती रहती है। अब इस समय मार्केट में आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय पंकज जी? क्योंकि एक ऐसा टाइम आपने शुरुआत की है जहां पर मार्केट पीक बुल रन पे है, रिटेल का पैसा ज़बरदस्त आ रहा है, मार्केट की वैल्यूएशन शायद थोड़ी महंगी हो गई है, मिड और स्मॉल कैप में एक बहुत ज़बरदस्त वन वे तेज़ी है। ऐसे में आप किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड को भाप रहे हैं? अनुज भाई, अगर आप देखो तो इस मार्केट में गलतियां होने की संभावना ज्यादा है। एंड अगर मैं 3 भागों को मार्केट में डिवाइड करूं जिसका हमेशा त्रिवेणी संगम होता है, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है फ्लो और एक होता है सेंटिमेंट। हम तीनों को इंडिविजुअली एड्रेस करते हैं। पहला, अगर हम फंडामेंटल में देखें तो लास्ट 5 साल में निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 20% की रही। और अगर आप मार्केट का भी रिटर्न देखो तो वो 20 22% के आसपास रहा है। एंड क्लियरली लॉन्गर टर्म में हम जानते हैं कि स्टॉक्स प्राइसेस आर स्लेव ऑफ अर्निंग्स, मतलब जो अर्निंग ग्रोथ होगी, मुनाफा में जो बढ़ोतरी होगा वही आपको स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा। और क्लियरली 5 साल में ये हुआ। लेकिन इस बार हमें लग रहा है, जो पहली तिमाही के नतीजे आए, कि कॉर्पोरेट इंडिया का मुनाफा में स्लो डाउन स्टार्ट हुआ। और ये इसलिए क्योंकि मार्जिन जो हमने बहुत लास्ट 2 साल से कंट्रोल करके एक्सपैंड किया था, अब कहीं ना कहीं वहां पर टॉप आउट हो रहा है मार्जिन ट्रेजेक्टरी। और उसके कारण मुनाफे में ग्रोथ सिंगल डिजिट पर है। इस बार एनएसई 500 कंपनियों का अगर आप नतीजा देखो तो हेडलाइन बेसिस पर मुनाफे खाली 7% से बढ़े। और इस तिमाही में भी हम देखें तो दूसरी तिमाही में अभी तक जो संकेत है कि ये तिमाही भी सबड्यूड रहने वाला है। इसमें भी कोई बड़ी ग्रोथ नहीं आएगी और पूरा फोकस सेकेंड हाफ की तरफ है कि जहां फेस्टिविटी सीजन एंड बेस आपके फेवर में होगा। तो ये फंडामेंटली अगर आप देखें तो जो मार्केट में रैली आई उसे अब हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। सेकंड, अगर हम फ्लो में देखें तो क्लियरली डोमेस्टिक घरेलू इन्वेस्टर्स काफी स्ट्रांग रहे। 4 साल में उन्होंने $100 बिलियन, मतलब 8.5 9 लाख करोड़ रुपया डाल दिया है। और खाली एक ही चीज इसमें चिंताजनक है कि जो लास्ट 3 साल म्यूचुअल फंड में जुड़े हैं 50% इन्वेस्टर्स, उन्होंने लास्ट 3 साल में ही म्यूचुअल फंड में एंट्री की है। उसके पहले का अनुभव नहीं है। और उन्होंने एक तरफा तेजी देखी है। तो हो सकता है जब मार्केट एक कंसोलिडेशन और करेक्शन फेज में आए, वो कैसे अपने आप को बिहेव करेंगे वो देखने वाली बात होगी। और दूसरा, अगर हम देखें तो इस कैलेंडर ईयर में जनवरी से लेकर अभी तक करीबन 2 लाख करोड़ प्लस म्यूचुअल फंड्स में नेट इनफ्लो रहा है। लेकिन उसमें ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में रहा, जहां रिस्क पैरामीटर थोड़ा हाई रहता है। ये संकेत दे रहा है कि निवेशक
रिटर्न चेज कर रहा है रादर देन प्योरली अंडरस्टैंड। तो ये दो जो चीजों को साथ में देखें, और नेट सिप इनफ्लो जो है वो 9 साढ़े 9 हजार करोड़ पर करीबन स्टैग्नेंट हो गया। तो ये एक थोड़ा सा इंडिकेशन फ्रॉम अ फ्लो पर्सपेक्टिव देखें। मेरा ये मानना है कि जो विदेशी निवेशक है वो काफी एक्साइटेड है इंडिया को लेके, और वो वैल्यूएशन की वेट कर रहे हैं कि जब भी वैल्यूएशन 10 15 20% कोई भी ग्लोबल कारण के कारण नीचे आए तो वो अपनी इंडिया एलोकेशन डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे। और एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट में हमारा वेटेज अब 20% का हो गया, जो पहले 7.5 8% था। तो इस बार जो फ्लो आएगा वो 20% के हिसाब से आएगा, ना कि 7.5 8% के हिसाब से। और तीसरा जो सेंटिमेंट है कि भारत के प्रति विश्व का जो पॉजिटिव रुझाव है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो ऑप्टिमिज्म है, एंटरप्रेन्योरशिप की जो ऑप्टिमिज्म है, वो ऑब्वियसली सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है। सो नियर टर्म में हो सकता है कि हम उतार चढ़ाव देखें, बट एक कोई बड़ी क्रैश की उम्मीद नहीं है। और हमें लगता है यहाँ से नेक्स्ट 12 में 18 महीने में मार्केट थोड़ा स्टॉक पिकर्स मार्केट हो जाएगा। ब्रेथ नेगेट थोड़ा सा नैरो होता जा रहा है, ऑलरेडी हमें दिख रहा है। और कई स्टॉक्स अगर आप देखें, रेलवेज, डिफेंस, जहां एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशन प्राइसिंग हो गई थी, जब अगस्त में मार्केट करेक्ट किया उसके बाद वो 20 25% डाउन है, वो भाव वापस नहीं आए हैं। तो क्लियरली कई सेक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए जहां एक्सेसिव वैल्यूएशन पॉकेट्स हैं, और कई सेक्टर्स जहां पर इंक्रीमेंटल पॉजिटिव चेंज है, जैसे हमें लग रहा है फार्मा काफी 1 1.5 साल से अच्छा कि आने वाले नेक्स्ट 6 12 महीने भी ठीक लग रहे हैं। आईटी सेक्टर, कंजम्पशन, और आपने एक स्टार्टिंग ऑफ द शो के पहले बात की थी केमिकल्स। तो क्लियरली केमिकल एक सेक्टर दिख रहा है जहां मैंने कोटक म्यूचुअल फंड में हम पहले निवेशक थे 6 7 साल पहले केमिकल सेक्टर में। हमें लग रहा है कि काफी सारी जो एक्सपेक्टेशन है वो लोअर डाउन हो गई है, और अर्ली संकेत दिखने लगा है कि सेकेंड हाफ में केमिकल सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड मोमेंटम आना चाहिए। तो ये एक कॉन्ट्राबैट की तरह ये सेक्टर को भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा रुझाव रहेगा ओवरऑल सेक्टर्स के प्रति। ओके। मीन भाई एक बार जरा बजाज फाइनेंस का चार्ट देखते हैं। आई थिंक 3 दिन पहले हमने स्पॉटलाइट में इसकी चर्चा की थी और शानदार मूव्स रहे हैं वहाँ से। आई थिंक 5% के करीब ये स्टॉक चल चुका है। पंकज भाई, एक चीज़ जो मार्केट में इस समय विजिबल है कि बैंक्स के मुकाबले ऑल ऑफ अ सडन एनबीएफसीज में बहुत शानदार मूव आ रहे हैं, बैंक्स अभी भी नहीं चल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? अनुज भाई, आई थिंक बैंक्स में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम दिख रहा है वो एनआईएम्स मार्जिन्स का दिख रहा है। और ये एक बहुत बड़ा कॉन्ड्रम चल रहा है कि डिपॉजिट ग्रोथ बैंकिंग सिस्टम में क्यों नहीं आ रहा है। और लाइबिलिटी साइड में हर बैंक, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी मार्जिन में प्रेशर है और प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल नॉर्मलाइज हो रहा है। सो क्लियरली बैंकिंग में ये जो पहले वाला हम टाइम देखे थे जहां 18 से 20% आरओई अच्छा बैंक बना सकता था, अब वो अच्छे बैंक की परिभाषा हो गई 16 से 18% आरओई की। और जो मीडियोकर बैंक है वो 14 से 15% आरओई की बैंड में। सो क्लियरली जो वैल्यूएशन हमने बड़ा री रेटिंग देखा था 2000 से 2020 तक, वो कहीं ना कहीं बिहाइंड है। और आई थिंक नया वैल्यूएशन नॉर्म्स इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए हो रहा है। एनबीएफसी में उतनी रेगुलेशन जो बैंकिंग में है वो नहीं है। हमें लगता है वो आएगा, और थोड़ा इस स्पेस में अब केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज वैल्यूएशंस काफी एग्जॉर्बिटेंट हो गए हैं। 4 4.5 5 टाइम प्राइस टू बुक हम पे कर रहे हैं काफी सारे एनबीएफसीज की। तो हो सकता है यहाँ थोड़ी गलती हो जाए। आज के माहौल में हमें लगता है कि इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट प्लेस, जहाँ ग्रोथ की कमी नहीं है और ग्रोथ काफी स्ट्रांग है काफी सारे कंपनियों में, वो एक पोर्शन पूरे बीएफएसआई में काफी बेटर लग रहा है। तो हम जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो यस, बैंकिंग रख रहे हैं, लेकिन बैंकिंग के अलावा जनरल इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट्स पे पर भी हमारा रुझान है। चलिए, अच्छा एक बार ज़रा पंकज जी को फुल फ्रेम में दिखाइएगा। और पंकज जी को मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे फुल फ्रेम में देख पा रहा हूँ। तो बैकग्राउंड बहुत शानदार है। बुद्ध की प्रतिमा है वहाँ पे, सरस्वती हैं और बुल। तो एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है यहाँ पे आपके बैकग्राउंड में पंकज जी। अच्छा, मैं एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहता, जैसे कि आपने कहा कि वाकई सुंदर, काफ़ी सुंदर ये आपके पीछे बैकग्राउंड है। ये आपने कहा स्टॉक पिकर्स का बाजार रहेगा। एक एडवांटेज इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा जो इस वक्त है वो है क्रूड का रिट्रेसमेंट। और हमने पिछले काफ़ी समय में देखा है कि
तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद क्रूड की ट्रैजेक्टरी काफ़ी सॉफ्ट रही है। ऐसे में चाहे वो पिडिलाइट हो, चाहे वो एशियन पेंट्स हो, क्रूड डेरिवेटिव्स वाली कंपनियां, या फिर एविएशन तो पहले काफ़ी चल चुका है, इन पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? तो वीरेंद्र जी, एक छोटा सा डेटा पॉइंट आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। 160 साल की हिस्ट्री देख रहा था और आज कल रात में मैंने ट्वीट भी किया है। अगर आप देखें तो गोल्ड और क्रूड का एक रिलेशन है और नॉर्मली ये देखा गया है कि 19 आउंस ऑफ गोल्ड एक बैरल ऑफ क्रूड के हिसाब से खरीदा जाता है। ये रेशियो आज के दिन 30 हो गया है। इसका मतलब सोने का भाव बढ़ा है, लेकिन कच्चे तेल की दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई है। और हमारा मानना है कि ये हर बार कोई ना कोई कारण के कारण मीन रिवर्ट करता है। तो ये जब आज के दिन 30 आउंस है, जो एवरेज में 160 साल की एवरेज है 19 आउंस, तो अगर ये मीन रिवर्ट करता है तो तीन संभावना हो सकती है। या कच्चे तेल का दाम 125-30 डॉलर हो जाए, सोना वहां का वहीं रहे, या सोना 1800-1900 डॉलर हो जाए, कच्चे तेल का दाम वहीं रहे, या दोनों का कॉम्बिनेशन जहां सोना थोड़ा गिरे, कच्चे तेल का दाम बढ़े। सो हमें लग रहा है कि ये सारे ईएसजी सारे चीजों के बाद भी आज क्रूड $80 पर बनाए हुए हैं। और थोड़ा जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए हमें लग रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 12 महीने में एक आउटसाइड रिस्क आपको इंडियन मार्केट और कंपनीज में ये देखना चाहिए कि क्या ये तेल 80 से $100 कोई भी कारण हो सकता है क्या। अगर ये हुआ तो कहीं ना कहीं अपने जो करंट अकाउंट है और बाकी चीजों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बट ये गोल्ड और क्रूड का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है पास्ट। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपने एक संभावना जताई है क्रूड को लेकर, और अगर ये ट्रैजेक्टरी से क्रूड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है तो आई थिंक इन कंपनियों पे क्या व्यू रखना है ये भी आपने सुना अभी पंकज जी के मंडल से। अच्छा, एक स्पेस पे और आते हैं जिस पर मैं आपका टेक जानना चाहूँगा। ये रिटेल स्पेस, और रिटेल स्पेस ने अच्छा पैसा बना के दिया। ट्रेंट इस बात का एक बहुत ही जीतता जाता उदाहरण है, और उसमें भी अगर आपका जो स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी शानदार रहा हो, आपने हाई वैल्यूएशंस पे भी अगर आपके कन्विक्शन में कमी ना आई हो तो आपने पैसा बनाया है। और इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण ABFRL वर्सेस आई थिंक ट्रेंट है। इस स्पेस पे आपका टेक यहाँ पर। सुरेंद्र भाई जी, आप देखें कि ये स्पेस ग्लोबली बहुत वैल्यू क्रिएशन स्पेस है, राइट। चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। और वर्ल्ड में 3 बड़े रिटेलर्स हैं जो अलग अलग मॉडल में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। एक है प्राइमार्क। अगर आप कभी भी यूके जाओ या यूरोप में जाओ तो आप प्राइमार्क देखो। वो एक वैल्यू रिटेलिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो इतने कम भावों में चीजें बेचता है, वहां लोग लाइन लगा के स्टोर के अंदर घुसते हैं। तो या तो आप देखोगे लुई विटॉन या बर्बरी के शोरूम में लाइन लगती है जो एकदम हाई एंड प्रीमियम है, या प्राइमा के शोरूम में लाइन लगती है क्योंकि एकदम वो लो एंड और बेस्ट प्राइस में आपको सामान देता है। सेकंड है एक मॉडल जो फैशनेबल मॉडल है जिसे हम जारा कहते हैं। और जारा को अगर आप ग्लोबली देखो तो ये अनदर एक सक्सेसफुल मॉडल है। और तीसरा है जापान का यूनिक्लो, जो हाई प्रीमियम एंड कैजुअल वेयर बेचता है लेकिन बहुत सक्सेसफुल है अपने आप में। इंडिया में अगर देखें तो ऐसा मतलब 1-2 रिटेलर या 5 रिटेलर की संभावना है, बिकॉज इतनी बड़ी मार्केट है। और हमें लगता है कि जो कंपनी की आपने चर्चा की है, उन्होंने एग्जीक्यूशन सबको हैरान और सबको पॉजिटिवली सरप्राइज कर दिया है। तो ये क्लियरली स्पेस है जहां पर आप अगर यूथ के साथ मिलके मतलब आप उनके फोरकास्ट को समझ पाओ तो आप ठीक करोगे। और जूडियोस एक बहुत ही सक्सेसफुल फॉर्मेट रहा है जो इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा। तो हमें लगता है कि रिटेलिंग ओवरऑल स्पेस काफी स्ट्रॉन्ग आने वाले समय में भी रहेगा, लेकिन प्रोवाइडेड कई रिटेलर्स अपने आप को चेंज कर पाए। अगर वो खाली फैमिली ओरिएंटेड स्टोर रहेंगे तो हो सकता है जेनजी, जो करीबन ऑलमोस्ट 30 साल के नीचे वाले 50% जो आज पॉपुलेशन है, उनको मिस आउट कर दे। और उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी फैशन बहुत अलग है। और विश्व में एक बहुत बड़ा अगर आप देखो तो ट्रेंड चेंज हो रहा है कि लोग ब्रांडेड से ज्यादा फैशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन मिल जाए ऑफलाइन मिल जाए।
अच्छे प्राइस पर मिले, बट उन्हें ब्रांडेड नहीं चाहिए, बट उन्हें फैशनेबल स्टफ चाहिए। और जो भी रिटेल इंडिया में उस चीज को केटर कर पाएगा वो बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। आज के दिन ब्रांड डेफिनेटली धीरे धीरे आप देखो कम होते जा रही है, स्पेशली जेंजी और मिलेनियल्स में, और ये इंडिया का नेक्स्ट फ्यूचर है। सो कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट लेबल्स में, अच्छे लेबल्स में, अच्छे काम पर, अच्छे दाम पर अच्छी चीजें क्वालिटी दे पाए, आई थिंक वो काफी स्ट्रांग रहेगी। एक अनलिस्टेड कंपनी है जो काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है जब हम ग्राउंड का फीडबैक लेते हैं, उसका नाम है स्टाइल यूनियन। करीबन 70-80 दुकानें उन्होंने साउथ इंडिया में खोल ली है। कभी भी उन्होंने रेड कार्ड मतलब सेल नहीं लगाया, और उनकी असॉर्टमेंट और उनके प्राइस काफी स्ट्रांग पॉइंट्स पर है। जब भी हम कंपटीशन से बात करते हैं तो उनकी चर्चा जरूर होती है। छोटी है, लेकिन आने वाले समय में जब भी लिस्ट होगी तो देखने लायक होगा कि ये क्या प्रोग्रेस करती है कंपनियां। सो ओवरऑल ये स्पेस काफी एक्साइटिंग स्पेस है, बट राइट बेट्स पर अपने को करना होगा, जो कंपनियां जो मैंने आपको बताया ट्रेंड चेंज के साथ चले। अच्छा, सिंस छोटे स्टॉक्स की बात हुई, एसएमई स्टॉक्स में इस समय जो चल रहा है उस पर आपका क्या विचार है, और क्या आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कुछ एसएमई स्टॉक्स में? अनुज भाई, ये स्पेस बहुत एक्सुबरेंट है, और मैं आपके दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि गलतियां होने की संभावना जो मैं बोल रहा था वो एक स्पेस में बहुत ज्यादा है। लास्ट 10 साल में ये इंडेक्स विश्व का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है, जिसमें 66%, 67% CAGR मिला, और इस इंडेक्स का भाव 1 लाख करोड़, 1 लाख के ऊपर का इंडेक्स चला गया है। सो क्लियरली ये स्पेस में हमने देखा, जो सोशल मीडिया में चल रहा था कि एक यामाहा का डीलर जिनके 8 एम्प्लॉय, 2 शोरूम, 5,000 करोड़ की बिडिंग, ये क्लियरली दिखा रहा है कि एक्सुबरेंस, एक्सेसेस, ग्रीड, जो आप नाम ले लें, ये इस सेगमेंट में हो रहा है। और क्लियरली ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेफिनेटली इनमें से भी कोई ना कोई अच्छे मेन बोर्ड्स की कंपनियां निकलेंगी, बट संभावना है कि आपकी गलतियां ज्यादा हों। कई कंपनियों के जब हम छोटे प्रमोटर्स को मिलते हैं तो वो बोल रहे हैं कि ये भाव क्यों होना चाहिए हमारे एसएमई कंपनियों का, आज चाहूँ तो मैं पूरा 100 के 100% की कंपनियों को बेच दूँ। सो क्लियरली कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल नहीं है। और आपके दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी कंपनियों में आप डालो उसमें रिसर्च करके प्रॉपर अपना समझदारी से करो, क्योंकि अगर आप इस कंपनियों में अटक गए तो एग्जिट कहीं भी नहीं है। बिकॉज हमने पास्ट में भी देखा था 90s में, अर्ली 2000s में, ये जब ग्रीड चलता है तो लगता है सब कुछ अच्छा है, कुछ खराब नहीं हो सकता, और थोड़ा सा एक खराब कंसोलिडेशन फेज या करेक्शन फेज मार्केट में ये सारी कंपनियों का 50, 60, 70, 80% निकाल देता है। तो ये स्पेस थोड़ा मतलब एक्सेसेस हो रहा है इसमें से। वन नीड्स टू बी केयरफुल एंड कॉशियस। आई थिंक ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि जहां पर लोग जस्ट ग्रीड एंड पैसे के रिटर्न में आप इसको चेस कर। ओके, चलिए पंकज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से ऑल द बेस्ट आपकी Thank you. एंटरप्रेन्योर जर्नी के लिए। चलिए अब बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।